द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टैट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। तो यदि इस बुक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस किताब को खरीद लीजिए। यह किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट में हमें देखना है कि हम जो भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं या जो भी पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ टारगेट होता है। और इस टारगेट को हमें अगले 4 से 5 अथवा 6 महीने तक लेके चलना है जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाती है। तो चलिए इस टारगेट को हम लोग रोज रोज याद करते रहते हैं, रोज हम बताते रहते हैं जिससे आप भूलने ना पाएं। तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो हमारा है कि गणित को हमें भैया सीखना है। गणित रटना नहीं है और गणित में जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स गणित में जादू दिखाते हैं कि 1-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उस तरीके से क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जादू देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको गणित को सीखना ही पड़ेगा, बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस वीडियो लेक्चर का प्रमुख उद्देश्य होता है कि ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनका गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन्हें कुछ ना कुछ गणित हम लोग सिखा सकें, यानी कि गणित में सीखना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आपका जो सुपर टैट का पेपर होता है उसमें गणित 20 नंबर की आती है। आपकी गणित कितनी भी कमज़ोर हो, आपको चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन ये दूसरा टारगेट हमें लेके चलना है कि 20 में से कम गिरे से गिरी हालत में आपकी 15 नंबर होने ही चाहिए। मैथ आपका कितना भी कमज़ोर हो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी भी आपके पास समय है और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप 15 नंबर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपकी गणित थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, अच्छी है, कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 20 में से 20 का टारगेट बना के चलिए। और अगला हमारा जो उद्देश्य होता है गणित में जो आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं उनमें से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। अगर मौखिक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 या 2 लाइन लिखकर ही अपना आंसर निकाल लें। ये सारी चीज़ें आपको अगले 4 से 5 या 6 महीने में आपको सीखना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तो सुपर टेट की जो परीक्षा है उसे क्वालिफाई तो आप कर लेंगे, लेकिन मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। तो मेरिट में नाम लाने के लिए ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आपके गणित के 20 प्रश्न होते हैं वही आपका मेरिट का निर्धारण करते हैं। पिछला सुपर टेट आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे सुपर टेट की मेरिट में क्वालिफाई इसलिए नहीं हो पाए हैं क्योंकि गणित में उनके 10 नंबर से ज़्यादा नहीं थे। तो बात को समझिए, सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है, तो वहाँ पर कोई भी रिस्क मत लीजिए। मैथ को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आपको बताया है कि आपके पास कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की ये बेसिक पढ़ने के लिए ये किताबें होनी चाहिए जो यूपी बोर्ड में चलती हैं, सरकारी स्कूलों में चलती हैं। ठीक है, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन होने वाला है, कक्षा 5 जो प्राइमरी होता है, जो जूनियर होता है, उसकी किताबें गणित की आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से आप बेसिक सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक पता चलेगा। बाकी तो हम कॉन्सेप्ट्स वाइज भी पढ़ाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन बेसिक के लिए इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि ये प्रश्न यहाँ पर हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज का ये प्रश्न है मान लीजिए, और ये आपको चक्रीय चतुर्भुज कक्षा 7 में है, तो कक्षा 7 से एक बार चतुर्भुज वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक पढ़ने के लिए कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताब आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से आप 15 नंबर अपने आराम से ला सकते हैं अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो। और अगर आप कहीं से कक्षा 9 और कक्षा 10 भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करके, तो ऐसी कंडीशन में आपका 20 में से 20 नंबर आ जाएगा। तो 20 में से 20 नंबर का टारगेट हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले 15 नंबर का टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, तो डायलॉग बाजी बहुत ज़्यादा हो गई। ये टारगेट आप लोग याद रखिएगा। गणित पढ़ने का, कुछ भी पढ़ने का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य से भटकिए मत। अगर लक्ष्य से भटक जाएंगे और कुछ भी सुपर टेट के लिए पढ़ते रहेंगे, किसी ने कहा मनोविज्ञान पढ़ लो, किसी ने कहा हिंदी पढ़ लो, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना ही है, लेकिन गणित नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक ना।
तो उम्मीद है सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये जो आप 60 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं ये हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। अच्छा, ये सारे जो प्रश्न हैं आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो बहुत सारे भाई बंधु बोलते हैं कि इसके प्रश्न तो बहुत आसान है। हाँ, इसके बहुत सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आज का प्रैक्टिस सेट कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब जबरदस्त प्रश्न हैं। ये आपका जो सामने प्रश्न है ये बीजगणित का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मौखिक हो जाएगा, हलवा हो जाएगा ये प्रश्न आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। देखिए यहाँ पर x+1 है और इसका स्क्वायर किया गया है, y+2 है इसका स्क्वायर किया गया है, z-1 है इसका स्क्वायर किया गया है और बराबर में 0 लिखा गया है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप आराम से समझिए कि जब भी इस टाइप का कोई भी आपको प्रश्न मिले कि बीच में धन का निशान लगा हो, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर धन का निशान लगा हो और x के रूप में कोई संख्या हो, फिर y के रूप में कोई संख्या हो और z के रूप में संख्या हो और आगे जो है बराबर का निशान लगा के यहाँ पर 0 लिखा गया हो, तो अगर इस प्रकार का कभी भी आपको प्रश्न मिले तो इन तीनों खंडों को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम लोग x+1 को भी 0 के बराबर कर सकते हैं। x+1 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर करेंगे। लीजिए होल स्क्वायर को 0 के बराबर कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x+2 का जो होल स्क्वायर है इसे भी 0 के बराबर कर सकते हैं और z-1 का जो है होल स्क्वायर है इसे भी 0 के बराबर कर सकते हैं। ये बीजगणित का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ठीक ना। जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो अलग अलग जो हमारे पद हैं उन अलग अलग पदों को हम लोग 0 के बराबर लिख सकते हैं, ऐसा आप जानते रहिए। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे, पहली संख्या इधर आइए, x+1 बराबर x+1 का होल स्क्वायर पे आइए, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ x+1 बचेगा और x+1 बचेगा तो ये x+1 बराबर 0 हो जाएगा और 1 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार x+2 का होल स्क्वायर है, इसको जब वर्गमूल लेंगे, चलिए लिख भी देते हैं, x+2 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही आता है और 2 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जब वर्गमूल लेंगे तो z-1 बराबर हो जाएगा 0 और z1 उधर भेजेंगे तो z बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये प्रश्न किस कैटेगरी में है? ये प्रश्न आपके मौखिक वाली कैटेगरी में है। ये प्रश्न आपको मौखिक ही करना है। तो अभी तो समझा रहे हैं, अभी समझ लीजिए, बाद में जब आपको मिलेगा तो उसको मौखिक ही आपको सॉल्व करना है अथवा 1 या 2 लाइन लिखकर ही प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, आपको यहाँ से x का, y का, z का सबका मान पता चल गया। अब जो निकालना है उसकी वैल्यू लिख लीजिए। ये आपको निकालना है। निकालना क्या है? 2x माइनस के 3y प्लस के 7z, इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए वैल्यू सबका मान रख देते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 और x का मान रखते हैं -1, माइनस के 3, y का मान कितना भैया -2 है और प्लस के 7, ये 72 नहीं है, z है, ठीक है, ये z है, तो 7 और z का मान है 1। चलिए ये इसके नीचे ही लग देते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 और ये प्लस के 7 है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 13, 13 में से 2 जाएगा, बचेगा भैया कितना? 11। 11 आपका आंसर रहेगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये जो प्रश्न कराया गया है इसको आप समझ गए होंगे। अब आपको मौखिक कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, प्रश्न में आंसर तो आ ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और समझिए कि यहाँ पर जो x+1 बराबर 0 लिखा गया, जब भी आपको प्रश्न मिले तो इसको तुरंत 1 को उधर भेज के x की वैल्यू तुरंत निकाल लेना। कितना आ जाएगा? -1। मौखिक, मन में ही निकाल लेना। 2 को उधर भेज के y की वैल्यू -2 मन में ही कर लेना। -1 को उधर भेजेंगे, z की वैल्यू 1, इसको आप मन में ही कर लीजिएगा और सीधे यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है सीधे इस समीकरण में मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा तो मौखिक आपको कम से कम 10 सेकंड में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वृत्तों के चाप जिनकी मापें समान है केंद्र से क्रमशः, ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो पहला वृत्त हम लोग ये मान लेते हैं, दूसरा वृत्त हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है। पहला इसको मानते हैं, ये बड़े वाले को, ठीक है। तो ये बना रहा है कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण बना रहा है। ये हमारा चाप है ए और बी। ए भी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी है, और ये अगला चाप भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कुछ भी है, कुछ भी इसका माप मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं सी और डी,
और ये केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। और यहाँ पर देखिए जो आपके चाप दिए गए हैं ए बी बराबर सी डी दिया गया है, यानी कि जितना इसका 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ, जितना लंबा ये सी डी है उतना लंबा ए बी है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। ये 30 है और ये 60 है। हर प्रश्न में फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने कॉमन सेंस से, यानी कि जो हमारे भगवान ने बुद्धि दी है उसका प्रयोग करके हम प्रश्नों को आंसर निकाल सकते हैं, और इस प्रश्न को हम लोग कॉमन सेंस से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिए बात को कि जब ये आपके चाप बराबर होते हैं, चाप बराबर हैं, फिर भी एक वृत्त में छोटा कोण बन रहा है, एक वृत्त में बड़ा कोण बन रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला वृत्त बड़ा है, दूसरा वृत्त छोटा है। ठीक है, और कोणों में अंतर कितना है? कोण आपके जस्ट डबल है। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब आप कोई बहुत बड़ा वृत्त लेंगे और इसमें मान लीजिए ये 2 किलोमीटर आप चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं, तो 2 किलोमीटर चलेंगे तो आपकी थोड़ी सी डिस्टेंस तय करेंगे, तो ये मान लेते हैं 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप छोटा कोई वृत्त लेंगे और इसमें 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 किलोमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक लंबी दूरी हो जाएगी। 2 किलोमीटर आपकी लंबी दूरी हो जाएगी। तो लंबी जब दूरी हो जाएगी तो ये जो कोण बनेगा, तो ये कोण बनेगा यहाँ पर आप बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा, यानी कि 60 अंश का कोण बनेगा। 60 अंश आपके प्रश्न में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब आपके जो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ इसको देखिए, जो आपके चाप, ये चाप बराबर होते हैं, यानी कि जो दूरियां होती हैं, ये चलने वाली जो दूरियां होती हैं ये बराबर होती हैं, तो कोणों में अंतर इसीलिए होता है कि एक वृत्त आपका बड़ा होता है, दूसरा वृत्त छोटा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो वृत्त बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, जो वृत्त छोटा होगा उसकी त्रिज्या भी छोटी ही होगी। तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो जिसका कोण छोटा है, जिसका कोण देखिए ये पहला वाला है, इसका कोण छोटा है, तो कोण छोटा होगा तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसका कोण बड़ा है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या भैया छोटी होगी। इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो पहला कोण कितना दिया है? 30 अंश का दिया गया है, दूसरा दिया गया है 60 अंश का। तो 30 अंश वाला ये वाला कोण है। अब कितना छोटा बड़ा रहेगा? छोटा बड़ा इतना रहेगा कि जो इसमें कोणों का अंतर है वही इसमें त्रिज्याओं का अंतर होगा। यानी कि अगर पहले कोण 30 अंश दिया गया है, दूसरा कोण 60 अंश दिया गया है, तो त्रिज्याओं का अंतर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा कोण होगा उसकी त्रिज्या छोटी होती है, जो छोटा कोण होता है उसकी त्रिज्या बड़ी होती है। तो त्रिज्याओं का अंतर पलट जाएगा, यानी कि ये 30 अंश और ये 60 अंश यहाँ आ जाएगा। आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। 2:1 विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कॉमन सेंस से समझाई हैं कि भैया अगर आप जो चाप होगा वो बराबर रहेगा तो कोण छोटा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो वृत्त जो होगा बहुत बड़ा होगा, और कोण बड़ा इसलिए बन रहा होगा क्योंकि उसका जो वृत्त होगा वो छोटा होगा। तो जब बड़े वृत्त की त्रिज्या भी बड़ी होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या भी छोटी होती है, तो इसमें ये किसका अनुपात है? ये जो है कोणों का अनुपात है। ये आपने जो लिखा है ये कोण का अनुपात है। 30:60 कोण का अनुपात है। त्रिज्या का क्या अनुपात होगा? त्रिज्या का अनुपात हमेशा बदल जाएगा। तो बड़े कोण की त्रिज्या छोटी होगी, छोटे कोण की त्रिज्या बड़ी होगी। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 60:30 होगा। ठीक है, कोण में 30:60 का अनुपात है, त्रिज्याओं में 60:30 का अनुपात होगा, क्योंकि जस्ट बदल जाएगा। ये चीज आपके समझ में आया? बिल्कुल देहाती भाषा में समझाया है हमने। तो 2:1 हमारा आंसर रहेगा। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो हम लोग क्या करें भैया, इसका फॉर्मूला भी लगा देते हैं। चलिए, जगह कहाँ खाली है? कहीं जगह खाली है? 1 मिनट रुकिए, इसका आपको फार्मूला लगा के भी हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, आपको फार्मूला से हम लोग यहाँ पर सारी चीजें बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये कॉमन सेंस से अगर प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो यहाँ इसके कुछ फार्मूले हैं और फार्मूले से आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। जरूरी थोड़ी कि हर जहाँ दिमाग ही लगाया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंकगणित में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपको अगर चीजें नहीं पता है तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए अब इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। जिन लोगों को ये तरीका नहीं समझ में आया है तो वो फार्मूला देख लें। फार्मूला क्या होता है? चाप बराबर होता है,
चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। दोनों कंडीशन में हमारा चाप बराबर है तो पहला कोण हम लोग θ1 मान लें और त्रिज्या r1 मान लें, बराबर ये θ1 है, ठीक है, θ1 है। दूसरा कोण हम लोग θ2 मान लें और त्रिज्या r2 मान लें, क्योंकि पहले कंडीशन में दूसरे कंडीशन में चाप बराबर है तो पहले कंडीशन का कोण गुणे त्रिज्या, दूसरे कंडीशन का कोण गुणे त्रिज्या दोनों बराबर रहेगी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। पहले कंडीशन में कोण कितना है 30 अंश है, त्रिज्या कितनी है r1 है। दूसरे कंडीशन में कोण कितना है 60 अंश है, त्रिज्या कितनी है r2 है। इसको हमें सॉल्व करना है, कहाँ पर सॉल्व करें, चलिए ये r2 को r1 के नीचे ले आइए तो r1 बटे हो जाएगा r2 बराबर इधर बचेगा 60 अंश और यहाँ बचेगा 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा 2/3। इसका आपको पता है, आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो आपके भिन्न हैं इसको आप अनुपात में लिख सकते हैं, यानी r1 अनुपात r2 आप लिख सकते हैं। ये देखो क्या क्या लिख रहे हैं, जल्दबाजी में गलती हो जाती है भैया, 30 दूनी 60 होता है, यहाँ नीचे 1 रहेगा, ठीक है, हम गलती कर देते हैं कभी कभी, आप लोग गलती मत करिएगा। तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फार्मूला लगा के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, अथवा आप कॉमन सेंस से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं कि आपको पता है कि क्या पता है भैया कि जो कोणों का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ये कॉमन सेंस से भी आप सिर्फ इतना लिखकर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर फार्मूले का यूज करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कहीं पर कुछ भी डाउट है तो उसको जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है, बच्चों वाला प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर आपको 75 प्लस के 76 ऐसे जोड़ना है और आखिरी संख्या क्या जोड़नी, 97 जोड़ना है, जोड़ के बताना है कितना आंसर होगा। तो सबसे पहले इसका जो तरीका है कि आप भैया जोड़ लो, आप कॉपी पे लिख के जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगर जोड़ नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल का फार्मूला होता है n/2। n मतलब जितनी संख्याएं होती हैं, पहला पद a, आखिरी पद l, ये हमारा फार्मूला होता है। a जहाँ पर पहला पद है जो कि 75 दिया है, l जो कि आखिरी पद होता है जो कि यहाँ पर 97 दिया गया है, n क्या होता है, हमारे पदों की संख्या होती है और हमें n का मान नहीं पता है, a और l का मान पता है। तो पहले n का मान निकाल लेते हैं। n का मान निकालने के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, समांतर श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो फार्मूला होता है वो अंतिम पद जिसको हम लोग tn कहते हैं, tn बराबर होता है a प्लस n-1 और इंटू डी, ये फार्मूला होता है। जहाँ पर a पहला पद होता है, n पदों की संख्या होती है, d सार्व अंतर होता है। तो यहाँ देखिए 75 से 76, 76 से 77, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो d की वैल्यू यानी सार्व अंतर 1 है, पहला पद 75 है, आखिरी पद 97, ये आप जान रहे हैं। तो tn क्या होता है, आखिरी पद होता है। तो देखिए l को भी आखिरी पद मानते हैं, tn को भी आखिरी पद मानते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आखिरी पद 97 हो गया, पहला पद a की वैल्यू 75 हो गई, प्लस के n-1 और d की वैल्यू कितनी है भैया, d की वैल्यू है आपका 1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 75 में से 97 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 2 22 बचेगा, 22 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर एक मिनट, ये आपका रहेगा n-1, 1 को उधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 23। सबकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। n का मान 23 है बटे 2, a होता है पहला पद, तो पहला पद की वैल्यू कितनी है 75 है, l होता है आखिरी पद की वैल्यू है 97। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा भाग आप लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो गुणा भाग आप कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा 1978, कहाँ पर है 1978, ये आपका आंसर रहेगा। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, गुणा भाग करने में हम लोग यहाँ पर अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे रहिए, गुणा भाग करते रहिए। तो यहाँ पर जो हम समझाना चाह रहे थे उसको आप समझ गए होंगे कि 2 फार्मूले आपको रट्टा मारना है। पहले योगफल वाला, जो हमारी श्रेणी दी रहती है, समांतर पद दिए रहते हैं, उनके योगफल का क्या फार्मूला होता है और उनमें पदों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
और भी कुछ तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं जिसके आधार पर हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सभी तरीके अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए। शेयरों की कीमत में कमी होने के कारण 150 रुपये के स्थान पर 120 रुपये में 3 शेयर खरीदता है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो पहले क्या करता था कि 150 रुपये में 3 खरीदता था, ठीक है, तो 150 में 3 खरीदता था तो एक की कीमत कितना होगा भैया, 50 रुपया होगा। 150 में पहले अगर 3 शेयर खरीदता था तो एक शेयर की कीमत 3 का भाग कर दो, 50 रुपया। लेकिन अब क्या होता, कमी हो गई, रुपए में कमी हो गई, तो कमी कितना हुआ, कमी इतना हुआ कि वो 120 रुपये में 3 खरीद रहा, तो 120 में 3 खरीदेगा तो एक शेयर की कीमत जब 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 चौक 12 यानी कि 40 रुपया। तो एक शेयर की कीमत पहले 50 रुपया थी, अब एक शेयर की कीमत 40 रुपया है, तो आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कितने रुपए की कमी हो गई भैया, 10 रुपये की कमी हो गई है। आपको ये कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी का प्रतिशत निकालने का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि जो कमी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, 10 की कमी है उसको ऊपर लिखेंगे, जहां से कमी होती है, कमी कहाँ से हो रही है, 50 रुपये से हो रही है, तो 50 रुपये को हम हमेशा नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 50 दूनी कितना, ये 0 0 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो हो जाएगा कुल मिला के आपका 20% आंसर है। कहाँ पर है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि विक्रय मूल्य दोगुना होने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए ठीक, अब इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी कहीं कोई संख्या दिख रही है आपको, कोई संख्या नहीं दी गई है, फिर भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले प्रश्न को बाद में पढ़ेंगे, पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है, उसका कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होता है। राइटिंग थोड़ा खराब है इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा जो हम बोल रहे हैं उसके आधार पर, और फिर उसका कोई ना कोई विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य के बाद फिर वहां पर उसका क्या होता है, लाभ होता है। लाभ होता है, हानि होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन इस प्रश्न में लाभ होता है। तो क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए, विक्रय मूल्य को y मान लीजिए, लाभ क्या होता है आपका y में से x घटा देते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपने मन से मानी हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, चलिए लाभ को फिर लिख देते हैं। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है। ये एक्स वाई इसलिए माना है क्योंकि समीकरण हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, बस इसीलिए एक्स वाई माना है। हर जहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखेंगे तो आपका लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्रय मूल्य को x, विक्रय मूल्य को y, तो लाभ क्या होगा, y माइनस एक्स होगा। अब जो प्रश्न जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते रहिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, बस इतना पढ़ो, विक्रय मूल्य क्या है, दोगुना, बस इतना पढ़ो बस। तो क्रय मूल्य पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जितना x था उतना ही रहा। विक्रय मूल्य y था, इसको दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो लाभ हमारा कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो रहा था भैया, लाभ हमारा y माइनस एक्स हो रहा था, ये कितना हो जाता भैया, 3 गुना हो जाता है, यानी इसमें 3 का गुणा कर दो। तो जैसा वहां प्रश्न में लिखा वैसा हमने कर दिया कि क्रय मूल्य हमारा x था, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो तो 2y कर दिया। लाभ हमारा 3 गुना हो जाता, तो लाभ हमने y माइनस एक्स निकाला था, इसमें 3 गुना कर दिया तो 3 गुना हो गया, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर एक आप फार्मूला जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ये आप फार्मूला जानते हैं, तो वही यहाँ पर लगाना है। तो लाभ हमारा कितना है, लाभ हमारा है 3y माइनस एक्स, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। यहाँ इस लाइन में लगा रहे हैं, इस वाली लाइन में लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ये सभी आप ये चीजें तो आप जानते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2y है, क्रय मूल्य कितना है, x है। तो ये आपका समीकरण बन गया। वो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा नहीं है, लेकिन इतना तो आप जानते ही हैं ना कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई में क्या रेशियो होगा उसको निकाल लेते हैं। 3 गुणा करते हैं तो 3y माइनस के यहाँ पर 3x बराबर ये है 2y और माइनस के x। इसको कहाँ सॉल्व करें, y को 2y को इधर ले जाइए तो 3y में से घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y। 3x को आप इधर ले आएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, उसमें से माइनस के x घटेगा तो बचेगा 2x, ठीक है। तो अब क्या करिए, इस y को x के नीचे भेज दीजिए। कहाँ लिखें हम, चलिए यहाँ लिख देते हैं, x के नीचे हमने y भेज दिया, y को ऐसे त्रिगुणा करके भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर बचा है 2। अब हमें कुछ समझाना है,
उसको कहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं और लिखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। नहीं समझेंगे तो हो जाएगा गलती। x हमारा क्या था, फिर से समझिए, x हमारा क्रय मूल्य था, y हमारा विक्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 1 है, इसके सामने 1 लिखा ना भैया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 1 है। विक्रय मूल्य y था, y के आगे 2 लिखा, यानी कि विक्रय मूल्य 2 था। तो यानी कि कहने का मतलब 1 रुपए की चीज को आपने 2 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितना का हुआ है, लाभ हमारा 1 रुपए का हुआ है। ये सारी चीजें जो हमारी वैल्यू दी गई थी एक्स वाई में, इसको हमने अनुपात में वैल्यू निकाल लिया है कि x की वैल्यू यानी क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, y की वैल्यू 2 रुपया होगी यानी विक्रय मूल्य होगा, तो लाभ कितना होगा, 1 रुपया होगा। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत ही तो निकालना है। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जितना लाभ हो रहा है उसे ऊपर लिख दीजिए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये हो रहा है, उसको ऊपर लिख दीजिए। लाभ कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है। क्रय मूल्य के सामने कितना है, 1 है, तो 1 हमें नीचे लिख दीजिए, ये क्रय मूल्य है, ठीक है। लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, ठीक है। और गुणा किसका कर दीजिए, 100 का कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका 100%। विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को मान लिया कुछ, तो फिर बाद में यहाँ पर हमने इस समीकरण में कौन सा फार्मूला लगाया है, इस समीकरण में हमने फार्मूला लगाया है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। ऐसा सॉल्व करने से x और y का क्या अनुपात होता है, यानी क्या वैल्यू होती है, ये हमें पता चल गया। x के सामने 1 लिखा है यानी कि हमारा क्रय मूल्य 1 है, y हमने विक्रय मूल्य माना था, y के सामने 2 लिखा यानी कि विक्रय मूल्य 2 रुपया है। तो रुपया हम मान लेते हैं, यहाँ पर रुपया तो नहीं दिया गया लेकिन रुपए को मान लेते हैं। तो 1 रुपए की चीज को जब 2 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो ठीक है, अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं, 1 रुपए की प्रॉफिट था उसे ऊपर लिखा, विक्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, विक्रय मूल्य 1 रुपया था उसको नीचे लिखा, गुणा 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो 100% आपका आंसर रहेगा विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहे। 1 मिनट का समय लीजिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। जितने भी प्रश्न अभी तक मिले हैं सब बेहतरीन ही प्रश्न मिले हैं। और देखिए एक प्रश्न और आपके सामने, इस प्रश्न को सोचने समझने की कोशिश करिए कैसे यहां पर सॉल्व करेंगे। तब तक हम यहां पर कुछ लिखते हैं। एक तरफ आपको लिखना है अल्कोहल और एक तरफ लिखना है आपको पानी, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं पहले। देखो भैया देखो भैया, इसमें कुछ ट्रिक होती है, उन ट्रिक के आधार पे आप 1 मिनट में इसका 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा काम आएगी नहीं। इसको समझ लीजिए, क्योंकि उस ट्रिक में अगर प्रश्न में थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज कर दिया गया ना तो वो ट्रिक फेल हो जाती है। तो ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर सीख लेंगे तो प्रश्न को आप 10 से 20 सेकंड में आराम से लगा लीजिए। तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद जब भी आपको ये प्रश्न मिलेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्रश्न मिले, अच्छा इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने एक पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं, शायद 2-3 दिन पहले वो प्रैक्टिस सेट कराया गया था, तो वहाँ पर जाके सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को समझाया था। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा पहले आपको उदाहरण, जो हमारे नए बच्चे हैं उनको पहले उदाहरण लेके समझा लेते हैं कि मान लीजिए आप एक गिलास लीजिए, इसमें शरबत, इसमें चीनी घोल दीजिए, चीनी घोल के इसको शरबत बनाइए, ठीक है। ये गिलास बढ़िया से बनाना है लेकिन फिर भी मान लीजिए गिलास है, तो ये शरबत बनाइए। तो आपने जब थोड़ा सा इसका टेस्ट लीजिए तो आपको मान लीजिए आपने चीनी इसमें ज़्यादा मिला दिया, तो थोड़ा सा अगर टेस्ट लें तो क्या होगा भैया, बहुत मीठा लगेगा। तो चीनी मान लीजिए यहाँ पर आपने कितना बनाया था, 100 ग्राम मिलाया था चीनी, ठीक है। तो अब जब टेस्ट आपने लिया और टेस्ट आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मीठा आया, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। तो आपने क्या मिलाया भैया, पानी मिलाया है, पानी को आपने इसमें प्लस किया है, मिलाया है। चीनी मिलाया, चीनी नहीं ना मिलाया, लेकिन पानी मिलाने से उसका टेस्ट जो है, उसका स्वाद जो है बराबर हो गया, यानी कि ना कम था ना ज़्यादा था। तो चीनी आपने नहीं मिलाई, आपने सिर्फ पानी ही मिलाया है, लेकिन सिर्फ पानी मिलाने से उसका स्वाद चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग तो व्यवहारिक जीवन में जानते ही हैं। अब इसी को अपने प्रश्न में अप्लाई कर दीजिए। प्रश्न में अप्लाई करना है तो दूसरी कंडीशन में उसने सिर्फ पानी मिलाया है, अल्कोहल नहीं मिलाया। तो यानी कि जितना, अगर ये हमारा बाद वाला मान लीजिए, ये आपका पहले वाला गिलास था, ये वाला गिलास मान लीजिए बाद वाला गिलास है, तो पहले अगर 100 ग्राम आपका
चीनी उसमें ली थी, तो बाद में भी जो चीनी है वो 100 ग्राम ही है, उसमें आपने सिर्फ पानी ही मिलाया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ पर दूसरी चीज समझिए कि आपका 10 लीटर का घोल है। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते हैं। 10 लीटर घोल है, इसमें एल्कोहल और पानी 2:3 के अनुपात में है। तो पहले कितना पानी है कितना एल्कोहल है ये निकाल लेते हैं, और टोटल कितना लीटर है, 10 लीटर है। तो एल्कोहल निकालने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल का जो अनुपात होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो इन दोनों अनुपातों का योग होता है इसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, गुणा जितना लीटर होता है उसको उतना कर देते हैं, तो ये एल्कोहल की मात्रा निकल आती है। तो कितना लीटर निकल आएगा, 4 लीटर ये निकल आएगा। इतना आप जानते हैं। एल्कोहल या पानी का जो भी अनुपात निकालना हो तो उसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसका जो अनुपात होता है उसे ऊपर लिखते हैं। इन अनुपातों का जो योग होता है यानी 2 और 3 का योग कितना होगा, 5 होगा, उसे नीचे लिखते हैं। और जो हमारा जितना लीटर होता है उसको गुणा कर देते हैं तो हमारा एल्कोहल निकल आता है। तो एल्कोहल 4 निकल आया। अब आप पानी का मत निकालिएगा, पानी कितना लीटर है, कॉमन सेंस लगाइए कि टोटल हमारा 10 लीटर है, एल्कोहल आपने 4 लीटर निकाल लिया, तो पानी आपका 6 लीटर रहेगा ही। पानी निकालने की कोशिश मत करिएगा, पानी अगर इस फार्मूले से आप पानी निकालेंगे तो आपका 6 लीटर ही आएगा। लेकिन क्या जरूरत निकालने की, जब आपको पता है कि एल्कोहल 4 लीटर आ गया और टोटल हमारे पास 10 लीटर है तो पानी 6 लीटर रहेगा ही। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में एल्कोहल आपका 4 लीटर ही है, क्योंकि आपने सिर्फ पानी मिलाया है। जो हमने शरबत का यहाँ पर उदाहरण दिया है उसी तरीके से समझिए, एल्कोहल 4 लीटर ही है आपका। ठीक है, लेकिन पानी इसमें आपने क्या किया, 4 नहीं 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो हो गया 11 लीटर पानी। ठीक है, तो पानी चेंज हो गया, एल्कोहल जितना था उतना ही है। अब आपको एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत का फार्मूला आप जानते ही हैं, जो निकालना होता है जिसका प्रतिशत उसे ऊपर लिखते हैं। एल्कोहल निकालना, इस वाली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन लेके चलना है। ये आपका पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन लेके आपको चलना है। दूसरी कंडीशन में एल्कोहल कितना है, एल्कोहल भैया आपका 4 लीटर है, और नीचे क्या होता है, टोटल जितना घोल होता है और गुणा 100 कर देते हैं, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन में एल्कोहल कितना है, 4 लीटर है। टोटल पूरा बिलियन कितना है, पहले 10 था, 5 आपने बाद में पानी मिला दिया तो हो गया 15। या इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 11 को और 4 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 15। चाहे ऐसे ही 15 निकाल लीजिए, चाहे पहले यहाँ पर 10 था और फिर 5 और पानी मिला दिया तो हो गया 15, चाहे इस प्रकार से 15 निकाल दीजिए। तो टोटल हमारे पास टोटल बिलियन कितना है, 15 लीटर है, गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 10 यानी 20, ये हो जाएगा आपका 80 बटे हो जाएगा 3 का इसमें भाग कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 3 दूनी 6, 1 मिनट 3 दूनी 6, 3 6 18 और ये 2 बचेगा, नीचे रहेगा 3 और 26 सही 2/3% कहाँ पर दिया गया है, पहला वाला विकल्प दिया गया है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से प्रश्नों को आपको यहाँ पर बताया है। ये बेसिक तरीके जरूर सीखिएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और कॉन्सेप्ट अगर डेवलप होगा तो आप प्रश्नों को मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पहले आप एल्कोहल निकाल लीजिए, कितना है, 4 लीटर था, 4 लीटर अगर पहले है तो 4 लीटर आपका बाद में ही रहेगा। पानी आपका पहले 6 लीटर था, बाद में उसमें आपने 5 लीटर और मिला दिया तो पानी हो गया आपका 11 लीटर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन लेके चलिए, एल्कोहल जो था उसे आप ऊपर लिख दीजिए, टोटल जो होता है उसे आप नीचे लिख दीजिए। टोटल कितना है, 15 लीटर है, उसे नीचे रहेगा, गुणा 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आराम से सारे प्रश्नों को आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये देखो बच्चों वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। श्रृंखला का 5वां पद निकालना है और उसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, अभी पीछे हम लोगों ने बताया है। Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। Tn श्रृंखला का 5वां पद यानी T5, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल में n की वैल्यू कितनी है, 5 है। पहला पद यानी पहला पद a कहलाता है, a की वैल्यू 4 है। सार्वंतर d कहलाता है, d की वैल्यू 1 है। सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 + n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 - 1 और d की वैल्यू कितनी है भैया, 1। ठीक है, तो T5 यानी 5वां पद क्या होगा भैया, 4 और 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। कुल मिला के आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8 कहाँ पर है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, बच्चों का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को बहुत सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उन्हें समझा देते हैं। ये आपके समानुपात का प्रश्न है। आपको तीसरा
अनुपात निकालना है। तीसरा अनुपात निकालने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो समानुपात का थोड़ा सा नियम आप समझ लीजिए कि जब आपकी चार संख्याएं होती हैं, यानी कि ए, बी, सी और डी, अगर चार संख्याएं हम ए, बी, सी, डी मान लें, तो जब चार संख्याएं होती हैं तभी आप समानुपात का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ए और बी में अनुपात का निशान लगाते हैं, जो बीच वाली संख्याएं होती हैं उसमें समानुपात का निशान लगाते हैं, और किनारे वाली संख्याओं में अनुपात का निशान लगाते हैं। तो गर्मी का महीना है, पानी वानी आप सभी लोग पीते रहिए। हाँ भैया, तो समानुपात का फार्मूला लगाने के लिए आपके पास चार संख्याएं होनी चाहिए। पहली संख्याओं में आप अनुपात का निशान लगाते हैं, बीच वाली किनारे वाली संख्याओं में अनुपात का निशान होता है, और बीच वाली संख्याओं में समानुपात का निशान होता है। यानी समानुपात के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास चार संख्याएं होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न में तो पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है, तीसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, क्या करेंगे? चौथी संख्या कहाँ से लाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में इसको आप पहला मान लेंगे, इसको आप बीच में मान लेंगे, और क्या होगा आप चलिए लिख के बताते हैं इसको। पहली संख्या हमने क्या माना है? ए बटे बी और प्लस के बी बटे ए। ये पहली संख्या हो गई। चार संख्या हमें चाहिए, और फिर दूसरी संख्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहीं पर आपको अपना दिमाग लगाना है। तीसरी आपको पूछ रहा है तीसरी संख्या, लेकिन ये इसका मतलब होता है कि सबसे किनारे सबसे लास्ट में कौन सी संख्या है वो आपको बताना है। सबसे लास्ट में डी है, और डी को हम लोग एक्स मानते हैं। तो तीसरी संख्या का मतलब आप सी यहाँ पर समझ के नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, फार्मूला बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है उसको आप समझिए। तो फार्मूला लगा के तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व ही कर लेंगे। तो तीसरी संख्या का मतलब यहाँ सी आपको नहीं निकालना, तीसरी संख्या का मतलब आपको डी निकालना है। तो चार संख्या हमने कहा आपको चार संख्याएं बनाना है। चार संख्याएं कहाँ से आएंगी? तो ये जो बीच वाली संख्या मिली इसको आप दो बार लिख दीजिए। बीच वाली संख्या जो मिली इसको आप दो बार लिख दीजिए। तो देखिए आपके पास चार संख्याएं हो गई। इस तीसरी संख्या यानी आखिरी संख्या को हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है। आपके पास चार संख्या होंगी, पहले के बीच में समानुपात का निशान लगाइए, पहले के बीच में अनुपात का निशान लगाइए, बीच वाली संख्या के बीच में समानुपात का निशान लगाइए, और आखिरी वाली संख्याओं के बीच में अनुपात का निशान लगाइए। देखिए आपका फार्मूला तैयार हो गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया जो हमने समझाया कि जब भी चार संख्याएं होती हैं वहाँ पर आप समानुपात का जो भी फार्मूला होता है उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी दो संख्याएं दी गई थी, तीसरी पूछ रहा था। ऐसी कंडीशन में ये जो बीच वाली संख्या होती है इसको दो बार आप लिख देते हैं, और इस आखिरी वाली संख्या को सबसे आखिरी संख्या यानी डी आप मान लेते हैं। तो हमें तीसरी संख्या जिसको एक्स मान है, इस एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, उसको आप जानते ही हैं, उसको यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है कि ये जो बीच वाली संख्याएं होती ना, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, और जो किनारे वाली संख्याएं होती हैं इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। दोनों गुणा आपस में बराबर ही रहता है, यानी कि हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, वो एक किनारे वाली जो संख्या है इसका आपस में गुणा करेंगे। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? जो किनारे वाली संख्या है इसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो ए बटे बी और प्लस के बी बटे ए, इसका आपस में, और यहाँ पर क्या है आखिरी संख्या एक्स, इसका आपस में गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए बी आप कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या? ऊपर बचा ए स्क्वायर, बगल में बचा बी स्क्वायर, और गुणे हैं एक्स। ये वाली संख्या इस संख्या से कट जाएगी, त्रिगुणा हो जाएगा, ए बी ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए बी। आपको यही निकालना था, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। एक्स का मान निकालना था, यानी तीसरी संख्या का मान आपको निकालना था। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप ये आपका कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से आप संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला समझना है फार्मूला क्या होता है, तो इस वाली संख्या को, पहली संख्या को ए मान लीजिए, इस वाली संख्या को, दूसरी संख्या को बी मान लीजिए। अगर आपको फार्मूला देखना है कि इस ऐसे प्रश्न आ जाए, हमें कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो क्या करिए, जो आपको दिया गया है उसको पहली संख्या ए मान लीजिए, जो दिया गया है दूसरी संख्या बी मान लीजिए। तीसरा निकालना है, तो तीसरा जो निकालने का फार्मूला होगा वो होगा आपका इस संख्या निकालने का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा बी स्क्वायर बटे ए। तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट वैल्यू अपने निकाल लेंगे, और चाहे तो ये कॉन्सेप्ट से अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत समझाने की बातें हो गई। दो संख्याओं का औसत 64 है, गुणनफल कितना है?
आपका 8 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का औसत भैया निकालना है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत मत होइएगा। दो संख्याओं का औसत आपको दिया है 64, ठीक है। अब देखो ए और बी हम दो संख्याएं मान लेते हैं, तो औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों जोड़ के 2 का भाग कर दो, ये हमारा औसत होता है। औसत प्रश्न में कितना दिया है, 64 दिया गया है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, नहीं 128 हो जाएगी। और इनका गुणनफल दिया गया, संख्याएं हमने ए बी माना है, तो गुणनफल कितना होगा, ए बी होगा, और ए बी कितना दिया है 8। अब सबसे पहले आप व्युत्क्रमों, ये क्रमों लिखा है, चलिए समझ लीजिए, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो जब भी व्युत्क्रमों का योग निकालने का फार्मूला जो होता है, वो फार्मूला होता है योगफल बटे गुणनफल, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का भी औसत नहीं निकालना है, व्युत्क्रमों का हम योग निकालना है, ठीक है। तो व्युत्क्रमों के योग का जो फार्मूला होता है योगफल बटे गुणनफल, तो ए और बी का योगफल कितना है, 128 है, गुणनफल कितना है, 8 है, इसका भाग कर दीजिए तो 8 एकम 8 बचेगा, और 8 6 48 16 बचेगा। तो व्युत्क्रमों का योग कितना आया, 16 आया। लेकिन आपको व्युत्क्रमों का योग नहीं निकालना है, व्युत्क्रमों का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, जब दो संख्याओं के योग आपको अगर 16 दिया, अच्छा ये नहीं सॉरी, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1 बटे ए बटे 1 बटे बी, इसका आपको 16 दिया गया है, तो इसमें आप 2 का भाग कर देंगे तो यही आपका औसत निकल आएगा। तो इधर 2 का भाग करेंगे तो ये वाली जो संख्या रहेगी ये तो कहलाएगी व्युत्क्रमों का औसत। ये क्या कहलाएगी भैया, व्युत्क्रमों का औसत। यहाँ 16 में 2 का भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 8 कहाँ पर है, विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है थोड़ा सा इधर उधर कॉन्सेप्ट करके समझाया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पहले आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है, जो योग आ जाएगा, क्योंकि योग दो संख्याओं से मिलकर बनता है, तो औसत निकालने के लिए 2 का भाग कर देंगे, 16 में 2 का भाग करेंगे तो आपका 8 आपका आंसर रहेगा। जल्दबाजी में यहाँ पर आंसर हमें गलत नहीं देना है, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर, और इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, कहाँ 19 आपका बिल्कुल सही है। हमें पता है कुछ प्रश्न आपको मौखिक करना है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भैया त्रिज्या को अगर हम लोग r मान लें तो उसमें हमेशा 10% की कमी हो रही है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। देखिए r का यहाँ पर वर्ग हो रहा है, r का यहाँ पर वर्ग हो रहा है, यानी कि ये जो कमी होगी वो 2 बार कमी होगी, एक बार माइनस के 10% और दूसरी बार भी माइनस के 10% की कमी होगी। इस चीज को आप समझिए कि कमी आपकी 2 बार होगी, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, उसमें r का वर्ग होता है, r हमारा 2 बार आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो r यानी 10% की कमी हो रही उसको आपको 2 बार लेके चलना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमें सबको पता है, इसका फार्मूला होता है a + b और माइनस के ab/100। कल ही हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना है, a की वैल्यू माइनस के 10 है और b की वैल्यू है माइनस के 10, और ये माइनस का निशान कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का निशान है, ये है माइनस के 10 और अगला भी है माइनस के 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही माइनस लग जाएगा। नीचे कितना है, 100 लग रहा है, 100 हो जाएगा, माइनस 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 10 माइनस 10 हो जाएगा माइनस के 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ये देखिए कुछ चीज़ें जो हैं आपकी गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में चीज़ें यहाँ पर गलत होंगी। जो हमारा मेन फार्मूला होता है वहाँ पर प्लस होता है, a + b + ab/, तो ये आपका प्लस होता है, ठीक है। जो मेन फार्मूला होता है वहाँ पर ये आपका प्लस होता है, तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 1 रहेगा, माइनस के 20 में से प्लस का 1 जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 19। और माइनस का निशान हमें क्या बताता है, माइनस का निशान हमें बताता है कि हमारी कमी हो रही है। इस प्रकार से आपका 19% आंसर होगा। ये माइनस का निशान जो है ये सिर्फ कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं ये फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फार्मूला अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। कहने का मतलब कुछ किताबों में क्या होता है कि ये प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह लगाकर फार्मूला लिखा रहता है, कुछ किताबों में सीधा यही फार्मूला दिया रहता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम अपना प्लस माइनस का चिन्ह अपने हिसाब से लगा लेते हैं। तो कुछ किताबों में आपको ये फार्मूला मिलेगा, कमी निकालने का ये फार्मूला मिलेगा।
तो इस फार्मूले को लगाइएगा, तब भी आपका 19% डायरेक्ट आंसर आएगा। इससे जो आंसर आएगा 19% प्लस में आएगा, ठीक है। और हमने जो फार्मूला लगाया उससे आपका माइनस का 19% आ रहा है, और माइनस का 19% ये शो करता है कि वहाँ पर कमी हो रही है। तो अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो ये फार्मूला आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो मेन फार्मूला ये होता है, जो हमारा मेन फार्मूला होता है, जो हमारा मेन है वो यही फार्मूला है। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर नहीं लिखा रहता है, तीनों चीज़ें हमारी प्लस में रहती हैं। और जब हमारा आपके प्रश्न में प्लस दिया गया है तो उसकी वैल्यू प्लस में लिखते हैं, जिसकी वैल्यू माइनस में दी गई उसकी वैल्यू माइनस में लिखते हैं, और अपने हिसाब से आंसर प्लस माइनस में आता है। तो जब प्लस में आंसर आता है यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, और माइनस में आंसर आता है उसमें कमी हो रही है। लेकिन कुछ किताबों में पहले से ही प्लस माइनस का निशान लगाकर फार्मूला लिखा रहता है, तो ऐसे किताबों में आपको इस प्रकार का फार्मूला देखने को मिलेगा। इसमें पहले से ही प्लस माइनस का निशान लगाया गया है, और इस फार्मूले में आपको प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला पढ़ना है, कौन सा फार्मूला समझना है, इसको आप जानते रहिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है कि जो आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है कि मात्र 100 रुपये में आप 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब तक लगभग 1000 बच्चों ने इस प्रैक्टिस सेट को खरीद चुके हैं, और किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देते थे, तो 2 ग्रुप वहाँ पर पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। उसके बाद टेलीग्राम का चैनल बनाया गया, तो टेलीग्राम के चैनल में भी ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, तो लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे इसको खरीद चुके हैं। आप भी इसको खरीदिए और परचेज करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ से मार्केट से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मार्केट में अगर आप कोई किताब खरीदने जाएंगे प्रैक्टिस सेट की, तो नॉर्मली वो 150 रुपए की मिलती है। उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट होगा अथवा 20 प्रैक्टिस सेट होगा। तो 150 रुपए के लिए 15-20 प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए आपको 150 रुपया खर्च करेंगे, ऐसा मत करिएगा। सारा PDF आपको उपलब्ध है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका फायदा उठाया है, आप भी इसका फायदा उठाइए। 150 जो आपके प्रश्न होते हैं उनका आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, और कितने 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है मात्र 100 रुपए की कीमत पर। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।